चलो दोस्तों, टीपे को टीप देते हैं आज फिर से, है ना। सर पिछली क्लास में हमने मजेदार तरीके से यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है, एक्ट इन इमरजेंसी तक, याद आ गई बात। अब सर समरी नोट्स ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना, याद दिला देना, समरी नोट्स ग्रुप पे भेज दूंगा, तो तुम्हें समरी चाहे प्रिंट आउट निकाल लेना, तो तुम पूरा का पूरा चैप्टर 4-5 पेज में तुम्हारा कवर हो जाएगा, है ना, समरी नोट्स में, ठीक है। अब सर जो बड़ी खतरनाक बात है, दो ऐसे खतरनाक लोग जो बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो दिखते हैं पर है नहीं, और जो है वो दिखते नहीं, है ना, बहरूपिये। तो दो कपल, अब जो सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं वो कपल सेक्शन है, और कपल बहरूपिये हैं। कैसे सर, ये कैसे बहरूपिये हैं? इसका मतलब तुमने आज तक क्या जाना है, बोलो। इफेक्ट ऑफ एडमिशन क्या जाना भैया, हो तन्मय भाई, क्या जाना है? एडमिशन मतलब क्या? एडमिशन यानी कि पार्टनरशिप फर्म में, ऑनलाइन वाले बताएंगे भैया, पार्टनरशिप फर्म में हमने क्या किया, पार्टनर को ऐड कर लिया, है ना भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों ये तो कहोगे तुम भी, लेकिन बाबू यहां ये पता नहीं, यहां ये ऐसा नहीं है, ठीक है। यह एडमिशन मतलब वो नहीं तुम्हारी खोपड़ी में चल रहा है जो 12th में तुम एडमिशन करते आए हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, गलत जवाब। और यहां क्या है, नोटिस। तो नोटिस का मतलब क्या है, किसी को नोटिस पकड़ा दिया, गलत जवाब, गलत जवाब, ठीक है ना, राइट। यहां पर कपल सेक्शन ये कहता है, ये रही बात, कि ये धोखेबाज कपल है, ये धोखेबाज कपल ये कहते हैं कि सेक्शन 23 जो तुम्हें लगता है एडमिशन है, यहां पर न्यू भर्ती अगर करते हो तो न्यू भर्ती पे लगाएंगे कांटा, यहां कोई नई भर्ती नहीं हो रही। यहां एडमिशन का मतलब है किसी बात को हां कर देना, कबूल कर देना, बोलो भाई, यानी कि एडमिट करना है। एडमिशन का मतलब मैं इस बात को कबूल कर रहा हूं, हां कर रहा हूं, एडमिट कर रहा हूं। समझ के धोखाधड़ी क्या समझे? मतलब किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं, या पार्टनरशिप में एडमिट नहीं, क्या करना, बात को कबूलना। तो आप कहोगे हियर एडमिशन मींस किसी भी बात को क्या कर लेना, कबूल लेना। अगर किसी भी पार्टनर ने किसी भी बात को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कबूल लिया, तो उस पार्टनर का कबूल कर लेना क्या माना जाएगा, पूरी फर्म का कबूल कर लेना माना जाएगा। और थर्ड पार्टी ये कहेगी कि जब बात एक पार्टनर ने कबूल कर ली, तो इसका मतलब पूरी फर्म ने कबूल कर ली, तो पूरी फर्म क्या होगी, लायबल होगी। थर्ड पार्टी पूरी फर्म को स्यू कर सकती है, पूरी फर्म बाइंड होगी। समझ गए बात? छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगली बात, जहां पर लिखा है सेक्शन 24 में नोटिस, यहां नोटिस का मतलब वो नहीं कि तुम्हारे घर स्कूल से नोटिस आ गया, अल्टीमेटम नहीं। यहां नोटिस का मतलब है जानकारी। बाबू क्या मतलब है यहां नोटिस का? जानकारी का मतलब है अगर तुम्हें अपनी फर्म के बारे में कोई बात पता है या आउटसाइडर ने तुम्हें किसी बात की जानकारी दे दी, तो आउटसाइडर ये मानेगा जानकारी तुम्हें देने का मतलब है पूरी फर्म को जानकारी दे दी। तो नोटिस टू द पार्टनर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू नोटिस टू द होल फर्म। समझ गए बात? नोटिस टू द पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू द, बोलो भाई, होल फर्म, फर्म नहीं होल फर्म को। तो यहां जानकारी है, ठीक है। और एडमिशन मतलब कबूलनामा, और यहां नोटिस मतलब जानकारी। तो धोखेबाज है कि नहीं? तो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये बात लिखिए। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी बात, कुछ नहीं करना, सिंपल एग्जाम्पल याद करना है और लॉ याद करना है। एडमिशन बाय पार्टनर है ना, इज इक्वल टू एडमिशन बाय होल फर्म, है ना। बस वो फर्म का एडमिशन फर्म को बाइंड जब नहीं करेगा जब तुम किसी बात के लिए हाँ नहीं कर सकते हो, थर्ड पार्टी को उसके बारे में पता है कि ये बंदा उसके बारे में हाँ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल पढ़ लो जल्दी। तो यही एग्जाम्पल तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चन बन के आ जाएंगे।
ये रहा, डिसाइड द केस, ऑनलाइन वाले ही बताएंगे। नीचे मत देखो, इधर देखो, इधर स्क्रीन पर, किताब में नहीं। बोलो, एक्स लायबल होगा या एक्स लायबल नहीं होगा? कौन लायबल होगा फिर? दोनों लायबल होने का मतलब क्या है? पूरी फर्म लायबल होगी। क्यों? अगर एक ने एडमिट कर लिया कि भाई तेरे काम के लिए सुटेबल है, तो इसका मतलब होल फर्म विल बी लायबल। समझ गए एग्जाम्पल क्वेश्चन? प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। नोटिस, नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू द होल फर्म। कब नहीं होगा? अगर फ्रॉड है। फ्रॉड के केस में तो याद है सेक्शन 10 लगता है, और सेक्शन 10 कहता है कि पूरा का पूरा लायबल कौन होगा? फर्म लायबल नहीं होगी, सिर्फ वो पार्टनर लायबल होगा जो फ्रॉड करता है। इसलिए हम कहेंगे अगर एक नोटिस किसी एक पार्टनर को दे दिया तो इक्वल टू नोटिस टू द रेस्ट ऑफ द पार्टनर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नोटिस एजेंट को दे दिया जाता है तो माना जाता है नोटिस को चला गया, प्रिंसिपल को भी चला गया, है ना भाई? एक बात ध्यान रखना, नोटिस किसको जाना चाहिए? बोलो, वर्किंग पार्टनर को जाना चाहिए, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल 8 पढ़ लो, वो मैंने तुम्हें बनवाई दिया चार्ट। ये लो, बन गया एग्जाम का क्वेश्चन। सामने देखेंगे और बताएंगे। क्वेश्चन 9 में बताएंगे। पूरी फर्म लायबल होगी। क्यों? अगर एक को जानकारी है तो क्या माना जाएगा? पूरी फर्म को जानकारी है। बिल्कुल सही बात। ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू एक्स। क्वेश्चन 9 बताएं अब। बोलो, क्या लगता है? लिखा तो है, सेलर के साथ मिली भगत करके। लीक का मतलब होता है यहां पर मिली भगत, फर्म को चूना लगा दिया तो भाई अदर पार्टनर वुड बी एंटाइटल्ड रिजेक्ट द गुड्स अपॉन द डिटेक्शन बाय द ऑफ द डिफेक्ट। यानी कि फ्रॉड का केस हो गया, तो फ्रॉड के केस में अदर पार्टनर क्या करेंगे? कह देंगे भाई हम नहीं ले रहे। तो फ्रॉड के केस में कौन लायबल होगा? सिर्फ वही पार्टनर लायबल होगा। ठीक है, तो सेक्शन 10 के साथ लिखना पड़ेगा। समझ गए? 9 में क्या करना है? 9 में वो ही पार्टनर क्यों है? क्योंकि उसने मिली भगत के साथ ये चोरी चकारी की है। हाँ, फ्रॉड का है ना क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, लायबिलिटी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब ग्राहक। ग्राहक के लिए क्या क्या लायबिलिटी होगी? 3 सेक्शन इसमें बनेंगे ग्राहक के लिए जो लायबल होंगे। पहला, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। अगर फर्म ने कोई काम किया तो थर्ड पार्टी के लिए क्या जिम्मेदारी होगी? अगर कोई भी किसी भी पार्टनर ने कोई गलत काम कर दिया ग्राहक के साथ तो फर्म की क्या जिम्मेदारी होगी? और अगर किसी भी पार्टनर ने, ओ भाई सुन लो, अगर किसी भी पार्टनर ने बाहर से ग्राहक से पैसा लिया और उसे मिस अप्लाई कर दिया तो क्या जिम्मेदारी होगी? पहले मैं इसका तुम्हें एसआर के पढ़ा देता हूं। लायबिलिटी टू ग्राहक, ग्राहक के लिए क्या लायबिलिटी होगी ध्यान रखेंगे। सेक्शन 25, अगर किसी भी पार्टनर ने, है ना, या फर्म ने आउटसाइडर के साथ डील करी, ठीक है, और उसने कोई भी बेईमानी करी तो क्या माना जाएगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में? कि पूरी फर्म क्या होगी? लायबल होगी। पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टी। समझ में आ गई बात? सेम कहानी है।
यानी एक का काम किसका काम माना जाता है? सबका काम माना जाता है। ठीक है, हाँ। अब उसका लाइबिलिटी बताइए ना, कि लाइबिलिटी क्वेश्चन पढ़ना। सर्टेन पर्सन फाउंड टू हैव बीन पार्टनर इन द फर्म वेयर एक्ट कंस्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क मतलब कि भैया मान लो ये किसका लोगो है? ऑडी कंपनी का लोगो है, तुमने अपनी चप्पल पे लगा दिया इसे। और तो लोग सोच रहे भाई ऑडी वालों ने चप्पल निकाल दी, बेच रहे तुम 5,000 की एक चप्पल, ऑडी की चप्पल। ऑडी वाले कह रहे हैं मैं क्या बेइज्जती कर रहे हो हमारी गाड़ी से, क्या बना दी तुमने। अब ये बात ऑडी वालों को पता लग गई, एक तो चप्पल पे हमारा लोगो लगा दिया और महंगी बेच रहे हैं, है ना। बेचने वाले कौन थे? पार्टनरशिप फर्म थी। जो भी ऑडी की गुडविल को डैमेज हुआ होगा उस गलत लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, है ना, वो किसको देना पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म को भुगतना पड़ेगा। दे वर लायबल, पूरी फर्म लायबल होगी। इट इज बीइंग इमैटेरियल दैट डैमेजेस अरोज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ। और ये बिल्कुल ही बेकार की बात है कि ऑडी वालों को जब पता लगा, जब तुम चप्पलें बेच बाग के फर्म बंद करके भग लिए थे, तो जज साहब कह रहे हैं तुमने अपनी फर्म बंद कर दी, इससे मतलब है तुमने सामने वाले का ट्रेडमार्क गलत इस्तेमाल कर लिया। ऐसे कैसे इस्तेमाल कर लिया? सुनाई बात? हाँ, 3 लगा, 3 चूड़ी लगाता, 5 लगाता, 4 क्यों लगाई और उसी शेप में क्यों लगाई? लायबिलिटी ऑफ द फर्म, अगर कोई भी काम गलत किया जाता है पार्टनर के द्वारा, एक पार्टनर गलत काम कर रहा है ना, तो पहले चेक करेंगे गलत काम उसने फ्रॉड के तरीके से किया, तो पता लगा ना 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 फ्रॉड नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गलत काम किया। जैसे एडवांस ले लिया, सामान नहीं दिया, या सामान दिया तो खराब दे दिया, विद द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, है ना। यानी कि बाकी भी पार्टनर ने उसे रोका नहीं, तो क्या होगा? पूरी फर्म लायबल होगी। फॉर रॉन्गफुल वुड नॉट अफेक्ट द क्वेश्चन। फर्दरमोर ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर लायबल टू द थर्ड पार्टी। सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे थर्ड पार्टी के लिए। क्वेश्चन पढ़ लो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं तुम्हारे। अब कंपनी के मैनेजर की गलती की वजह से वो ये भूल गए कि कोल माइन में ब्लास्ट भी हो जाता, तो एम्प्लॉय को क्या देना चाहिए? वर्कर को सेफ्टी टूल्स देने। टोपी वोपी तो लगा दो यार, ईंट गिर गई, कुछ गिर गया सर पे, है ना, शाफ्ट लगाओ उनकी सुरक्षा के लिए, फेंसिंग कर दो। ये नहीं किया तो क्या होगा? अदर पार्टनर लायबल नहीं होंगे? नहीं होंगे, अदर पार्टनर वर ऑल्सो लायबल। क्यों? एक की गलती, एक का रॉन्गफुल एक्ट, एक का ओमिशन क्या माना जाएगा? पूरी फर्म का रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा, है ना। ये आया भाई सितंबर 24 का क्वेश्चन है, होश में पढ़ लेना। सितंबर 24 का क्वेश्चन है। मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर की स्टडी बन के आई। अगर किसी भी पर्सन ने पार्टनर को पैसे दे दिए, ठीक है, एक ग्राहक आया, किसको पैसे देके चला गया? ऑफिस में पैसे देके चला गया, ऑफिस में पैसे देके चला गया, किसको? मान लो मुझे दे गया, मैं पार्टनर हूं आरके जी का, तो मान लो मुझे दे गया ऑफिस में पैसे। अब ये बताओ, मैंने उसे आरके जी गले में रखे, है ना, और खर्च दिए, पहला केस। दूसरा, मैंने उसे आरके जी गले में रखे, मैंने उसे अपनी जेब में रखे और घर ले गया पैसे। ग्राहक की गलती है, फिर कौन लायबल होगा? मैं नहीं, पूरी फर्म लायबल होगी ग्राहक के लिए। ग्राहक कह रहा मुझे इससे क्या मतलब कि तुम्हारा पार्टनर इसे घर ले जाए या खर्च दे, मैंने तो फर्म के नाम पे पैसे दे दिया ना, तुम्हारे पार्टनर को कैश दिया है ना, तुम तो फीस दिया है, बात खत्म हो गई। अब ये पराग सर कहने लगे फीस दिया है ना, तू किसको दी? अंकुर सर को दी ना, अंकुर सर से पढ़ ले चारों सब्जेक्ट। मैथ नहीं पढ़ाएंगे तुझे, ना इको ना अकाउंट्स, वहीं पढ़ ले तीनों। और तुम क्या बोलोगे? वो तन्मय भाई ना खून ना खाओ, बताओ तुम क्या बोलोगे? कि भाई हमने पैसे किसको दिए? हमने फर्म को दिए, फर्म के ब्याह पे अंकुर हमने पकड़ लिया। इसका मतलब थोड़ी कि सिर्फ लॉ ही लॉ पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ाओगे। बात समझ में आई? फर्म विल बी लायबल।
हाँ, सारे केस में फर्म लायबल। तो 25 जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ऑडी वाला केस, ठीक है ना। सेक्शन 27 ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा रिसीव किया, मिस अप्लाई कर दिया पार्टनर ने, फर्म विल बी लायबल। 26 क्या था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, है ना, गलत काम किया, रॉन्गफुल एक्ट किया, ग्राहक के साथ चीटिंग कर दी, ठीक है ना, थर्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड पार्टी इश्यू कर सकती है, जिसकी वजह से उनकी गुडविल खराब हुई है ना। समझ आ गई बात, उसका पैसा मिलेगी, परमिशन मिलेगी। बोलो भाई, समझ आ गई बात, ये नोट कर लेंगे। अगला पैकेज दो, पहला क्या पढ़ाया, कपल, उन दो को अलग पढ़ना है। फिर क्या पढ़ाया, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी, इसलिए कितने केस थर्ड पार्टी में, 3 से थर्ड पार्टी इज इक्वल टू 3 केस। 2 बंच बन गए। ऑनलाइन वाले भी साथ साथ नोट करेंगे ऐसे, है ना। ये लिखी बात, पढ़ना जा रहा है ये वाला एग्जांपल। हाँ, पूरी फर्म लायबल होगी ना भाई। एक पार्टनर ने गाड़ी बेच दी, इसका मतलब क्या है, फर्म इज लायबल, ठीक है। तब केस पढ़ के बड़ा धक्का लगा यार, हम भी तो गाड़ी खड़ी करते हैं कार पार्किंग में, ठीक है ना। गाड़ी से आया हूँ, खड़ी तो है ब्लू वाली। हाँ हाँ, दूसरी आज थी नहीं, आज घर वाले ले गए दूसरी वाली को, वाइट वाली को। नहीं ऐसा ही। अगला देखो, 29 मई 2024, और ये तुम, है ना, जानते भी हो। सुनना ध्यान से, पहले केस समझते हैं क्या चक्कर है, फिर आगे पढ़ेंगे। मैं भाई अंकुर अग्रवाल, मैं तुम्हारी फर्म का पार्टनर हूं, तो मैंने बोला भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मैं अपना जो शेयर है ना, अपना शेयर, अपना हिस्सा क्या करना चाहता हूं, बेच तो सकता नहीं, सबसे पूछे। तो पार्टनर्स ने मना कर दिया, नहीं भाई ये थोड़ी सर, आप कैसे चले जाओगे, यहीं रहो और आपको बेचे, हाँ आप किसी और को बेचो। मैंने कहा मैं अपने भाई को बेच दे रहा हूँ, दोस्त को। मैंने कहा नहीं भाई, हम थोड़ी जानते हैं उनको। तो तुमने मुझे रिटायरमेंट लेने से कर दिया, या अपना शेयर किसी और को देने से मना कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना शेयर बेचा नहीं, मैंने अपना शेयर गिरवी रख दिया। क्या रख दिया, गिरवी रख दिया बैंक को, मिस्टर बैंक को। और मिस्टर बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया। मैंने मिस्टर बैंक को ये बोला कि मेरा शेयर है मान लो 20%, अगर हमारी कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट होता है तो 2 लाख किसके होंगे, मेरे होंगे। और फिर मैंने जब लोन लिया तो मैंने बोला कि जितना भी प्रॉफिट मेरी कंपनी कमा के मुझे देगी, वो मुझे देने के बजाय कॉल तुम ले लो, बैंक को दे दिया जाए। तो तुम मान गए, चलो कोई बात नहीं भाई, जब हम फाइनल सेटलमेंट करते हैं पीएसआर रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, तो जो सर को प्रॉफिट का चेक बनाएंगे, और सर के चेक बनाने के बजाय किसको बना देंगे, बैंक को। ये मैंने बैंक के साथ और फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लिखित में कर लिया कि प्रॉफिट का कोई भी चेक होगा तो वो बैंक के नाम पे जाएगा, जब तक मैं ना कहूं मेरे अंकुर अग्रवाल के नाम पे नहीं जाएगा। अब बैंक मेरा पीएसआर का हिस्सा ले रहा है, बैंक कह रहा है मीटिंग में आएंगे, क्या बैंक मीटिंग में आ सकता है? तो जज साहब ने बोला बैंक कैन नॉट इंटरफेयर इन द बिजनेस। बैंक कह रहा है खाते दिखाने पड़ेंगे नहीं, बैंक को दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि तेरे को मिल तो रहा हिस्सा तेरा, नहीं दिखाने पड़ेंगे। बैंक को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। फर्म के अंदर घर में घुसने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बैंक को खाते दिखाने पड़ जाएं? हो सकता है, अगर वो फर्म डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्यूशन के टाइम पर ही, या जो अगर या फिर मेरे रिटायरमेंट के टाइम पर, या तो फर्म डिसॉल्व हो रही है या फिर मैं रिटायर हो रहा हूं, तब बैंक खाते भी चेक कर सकता है। ये चेक करने के लिए कि सर का रेशियो कितना है,
और असेट में हिस्सा भी मांग सकता है डिसोल्यूशन पर, रिलेशन अकाउंट जब बनेगा कि जितना हिस्सा अंकुर अग्रवाल का है एसेट में वो किसको दिया जाए, बैंक। बैंक से लोन ले रखा है ना, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। बैंक पागल थोड़ी कि बाद में तुम्हारे ऊपर लोन चलाता रहेगा। बैंक तो कहेगा भैया तुमने अपना हिस्सा गिरवी रखा, उसमें से जो भी बनता है वो सब मैं दूंगा, है कि नहीं बात। ये बात लिखित में बता दी सेक्शन 29 में। आपसदारी के म्यूचुअल कॉन्फिडेंस से अगर हमने एक पार्टनर का शेयर ये कह दिया कि तेरी जगह तेरे किसी पर्सन को दे देंगे जिसको तू कह रहा है, तो वो जो ट्रांसफरी होगा वो ट्रांसफरी क्या नहीं करेगा, उसको मजा नहीं मिलेगा बिजनेस में मीटिंग में आने का, खाते लेने का या बुक चेक करने का। सिर्फ उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। लेकिन हाँ अगर डिसोल्यूशन हो गया है फर्म का, तो क्योंकि वो बैंक का राइट बनता है तो बैंक उसमें से असेट मांग सकता है जो मेरा हिस्सा है ना, और शेयर भी मांगेगा जो मेरा हिस्सा है डिसोल्यूशन की डेट तक, है ना। बोलो बात समझ में आ गई। तो सबकी सहमति से आप ये काम करेंगे कि भाई मैं अपना शेयर क्या कर रहा हूं, गिरवी रख रहा हूं। राइट। अगली इंपॉर्टेंट बात, अब बहुत ही जरूरी बात भाई लोगों, बहुत ही जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी, एग्जाम में आने की पूरी संभावना। बच्चा, बाबू बच्चा, मुझे होता क्या बच्चा पार्टनर बन सकता है, गलती मत कर देना पिट जाओगे। क्या बच्चा पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता। चप्पल कहाँ है मेरी, अरे तो वो पार्टनर नहीं है भैया, बाबू पार्टनर नहीं है वो, ये देवर सेवा किसी पंखे में लटक जाऊंगा भाई। वो बेनिफिशियरी है, पार्टनर नहीं है, क्योंकि बच्चे के साथ की एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। और पार्टनरशिप कैसे बनती है, डीड से। तो जब बच्चे का डीड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो डीड कैसे साइन कर देगा, वॉइड। तो बच्चे के साथ की एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। बस उसे एडमिशन ले सकते हैं बेनिफिट्स के लिए बस, लेकिन वो पार्टनर, भाई याद कर लेना होश में, ये सबसे डेंजर लाइन, दुनिया का सबसे डेंजर लाइन यही है। सबसे डेंजर लाइन है दुनिया की ये, माइनर कैन नॉट बी पार्टनर। ये बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं। बच्चा कभी पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि बच्चे के साइन वॉइड होते हैं 18 साल तक। फिर बच्चे के, लेकिन बच्चे के कुछ राइट्स तो होंगे और बच्चे की कुछ लायबिलिटी भी हो सकती है, हालांकि लायबिलिटी नहीं पर कुछ होने हो सकती हैं, है ना। इसके लिए मैंने डायग्राम बना रखा बहुत जोरदार, मजा आ जाएगा तुम्हें, कहोगे वाह सर वाह। अब बना के रख रखा पहले ताकि तुम्हें, है ना, पढ़ के बस नोट करने की आसानी रहे, और फिर उसके बाद एक रीड मार लेना, खेल खत्म। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ नोट करेंगे। माइनर कैन नेवर बिकम पार्टनर, ही कैन एडमिट ओनली फॉर बेनिफिट। सेक्शन 30 ने बोल दिया। जिंदगी में हमेशा याद रखना, माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बोलो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बच्चे के साथ वो वॉइड होते हैं, और डीड भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए। अब पूरे के पूरे लॉ को मैंने दो भाग में बांटा, बिफोर मेजॉरिटी 18 ईयर्स और ऑन 18 ईयर्स। हाँ, ऑन और आफ्टर एक ही बात हो गई ना। 18 से पहले का क्या मजा है और 18 के बाद का क्या मजा। 18 से पहले का क्या मजा, 18 के, है ना, बाद का क्या मजा है। हाँ, नुकसान फायदा दोनों पता लगेंगे तुम्हें भी। सबसे पहले मैं बताता हूं तुम्हें बिफोर मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी से पहले क्या होगा। ठीक है, अब सुनना, मैच्योरिटी से पहले वो बच्चा बच्चा ही है, बच्चा है कि नहीं है, तो क्या वो प्रॉफिट में से हिस्सा ले रहा होगा, नहीं ले रहा होगा, बोलो, लेगा। भाई बच्चा बेनिफिशियरी है ना, तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा। लॉस लेगा नहीं लेगा। मजा आ गया। बिफोर मैच्योरिटी ही इज एंटाइटल फॉर द प्रॉफिट ओनली, अगर फर्म का प्रॉफिट है। अगली बात है, तुम 18 से नीचे हो, तुम्हारे फर्म में काम कर रहे हैं, तुम गुस्से में फर्म के अंदर दरवाजा खोल के पहुंचे, पापा से बोला पापा
खाते दिखाओ, पीएनएल दिखा दो। पीएनएल 12th क्लास में मैंने क्या पढ़ लिया, पार्टनरशिप एक्ट पूरा अकाउंटिंग कर ली। पीएनएल दिखाओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो शराब दे दूंगा, सीधा कहां पहुंचोगे? नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट तक पहुंच जाओगे। पापा डर गया, बे क्या बोल रहा तू है, बदतमीजी कर रहा है। आते पापा के दोषी बोल रहा, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है तुम्हारा लड़का है? ऐसी ऐसी बददुआएं दे रहा, रियलाइजेशन अकाउंट तक पहुंच जाओगे, हैं? समझ गए ना? पापा को बहुत गुस्सा आया, ये क्या बदतमीजी है सबके सामने, और तुझे क्या मतलब है खाते देने का? खाते नहीं मिलेंगे तुझे, खाते मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। बच्चे का राइट है। दूसरा पॉइंट ये लिखा है, पीएनएल चाहिए तो आप एक्सेस कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को भी। ठीक है, बोलो। क्या बच्चा अपने पापा को स्यू केस कर सकता है? नहीं कर सकता, इतना राइट नहीं है। सिर्फ तभी राइट आएगा कैन स्यू पार्टनर्स फॉर द अकाउंट, जब वो फर्म को क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है। अब वो खुद कह रहा है कि मैं, मुझे नहीं रहना पापा की फर्म में, तब वो अपने खाते चेक कर सकता है और पार्टनर को स्यू भी कर सकता है कि भाई मुझे क्या दो, हाँ, कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन चाहिए तो वो देख सकता है। लेकिन स्यू कब करेगा? खातों के लिए जब फर्म छोड़ के जाए। ठीक है, ये बताओ, फर्म को अगर लॉस हुआ तो क्या घर से देगा पैसा? सिर्फ कितना लायबल होगा? बस को शेयर नहीं मिलेगा। यानी जिसका जितना शेयर है ना, वो उसे कह सकते हो भाई वो तेरा वो शेयर डूब गया। मान लो उसे 5% मिलता था, तो पापा ने कहा भाई इस महीने तुझे नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि इस महीने प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के पिछले महीने के 5% खींच लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है ना? नो पर्सनल लायबल, पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। अगली बात, अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो ऑफिशियल असाइनी जो वकील होता है ना, वकील जो आएगा इंसॉल्वेंसी वाला, लिक्विडेटर जिसे बोलते हैं कंपनी की भाषा में, वो वकील क्या पार्टनर का हिस्सा तो लेगा ही लेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से? क्या वो बच्चे का हिस्सा जो है वो भी छीनेगा? छीनेगा नहीं, पूरा लेगा। हिज शेयर वेस्टेड टू द ऑफिशियल असाइनी, वकील को देना पड़ेगा। हाँ, मतलब घर से नहीं लेगा, पर उसका 5% हिस्सा भी है ना जाएगा। और क्या, बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है ना, तो बेनिफिट्स ही कहाँ रहे फर्म के पास? मतलब बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सारी एसेट बेच रहे हो तो सारी एसेट ले जाओ, 5% मेरे नाम पे कर देना, ऐसा नहीं करेगा वकील। मान लो एसेट बेची 100 करोड़ की, बच्चा बैठा, बच्चा कह रहा मेरा 5% शेयर है ना अंकल, ए अंकल 5% है ना, 5 करोड़ छोड़ दो, नहीं 95 करोड़ रुपए ले जाओ। तो वकील मना कर देगा, कह देगा भाई जब फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो तेरा जो हिस्सा है वो बेनिफिट का, वो भी वकील का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एसेट बेच के तेरे को तेरा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तेरे को 5-5% का पैसा मिलता रहेगा जब तक फर्म जिंदा है और जब तक तू छोड़ के नहीं जा रहा। ठीक है भाई, अब आती है असली कहानी। कब की? जब हो गया बच्चा कितने का? 18 का। अब ध्यान सुनेंगे, अगर बच्चा 18 का हो गया तो उसको मिलेंगे 2 ऑप्शन। पहला, क्या वो अपने बाप की फर्म ज्वाइन करना चाहता है? दूसरा, या फिर वो हिंदी पिक्चर के हीरो की तरह अपने बाप की दौलत को ठुकराकर अपने खुद का बिजनेस शुरू कर अपने बाप को ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, मैं अपने दम पर भी कुछ कर सकता हूं। अगर तुम क्या चूज करोगे, पिताजी की दौलत या अपनी अलग से स्टैंड करना करोगे? हाँ तन्मय भाई, नहीं बताओ तो फिर भी, अगर पापा का बिजनेस है तो खुद होशियारी किसमें? पिताजी की दौलत में। खुद की बस की नहीं होगा भाई, पापा से पूछो कितनी मेहनत करी होगी। ठीक है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे पिताजी की दौलत या नहीं। पहला केस जो भाई कह रहा है हमारा,
जैसे 18 का होऊंगा मैं तो कह दूंगा भैया मुझे तो अपने पिताजी के साथ ही एडजस्ट कर लो, मेरी बस की नहीं है मैं अलग से नौकरी करूं, अलग से बिजनेस चलाऊं। पिताजी का जमा जमा बिजनेस है करोड़ों का, है कि नहीं बात? सीधा गद्दी में बैठूंगा, पापा के बगल में लगाऊंगा। बच्चे ने चूज कर लिया क्या करना, कि मैं पापा की फर्म में बड़े होने के बाद पार्टनर बनूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डिसीजन भाई। अगला तन्मय के बारे में, जो कह रहा मैं नहीं बनूंगा, मैं बगल में नई फर्म खोलूंगा, तन्मय एंड एसोसिएट्स। उसे ये फैसला करने के लिए पता कितने महीने मिलेंगे? 6 महीने। इन 6 months ऑफ गेटिंग 18+ डिसाइड टू बिकम द पार्टनर और नॉट, है ना। अगर वो पार्टनर बन जाता है फिर उसे किसी को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि भैया जनता को नोटिस देगा, अखबार में निकालेगा, नहीं भाई। पूरी दुनिया ही मान के बैठती है कि भाई अपना बिल्कुल सही डिसीजन ले रहा है। जो बच्चा पापा की फर्म में बेनिफिशियरी था वो बड़े होकर पापा की फर्म में क्या बनेगा? पार्टनर बनेगा, बाप बेटे के साथ बिजनेस करेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, है कि नहीं बात? इसमें किसी को बताने वाली कोई बात नहीं, इसलिए कहीं नोटिस नहीं देना। सबसे खतरनाक बात, अब जब बच्चा पार्टनर बन गया तो उसका हिस्सा कितना रहेगा? सेम। मतलब जब वो था बच्चे की तरह तो 5% था, अभी भी कितना रहेगा? 5, जब तक कि पीएसआर का चेंज ना हो जाए चैप्टर नंबर 1 की तरह, कि पापा मेरा पीएसआर चेंज करो, और बाकी पार्टनर ना मान जाए, है ना। एबीसी हैविंग द पीएसआर 1:1:1, दे डिसाइडेड टू चेंज द 5:3:1। तो फिर क्वेश्चन नहीं करते थे पहले चैप्टर में, तब जब तक ऐसा ना हो कि डिसाइड ना करें, 5% पे चलता रहे। अगली बात खतरनाक, क्या थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार होगा? नहीं होगा, ग्राहक के लिए होगा भाई। वो पार्टनर बन गया, पार्टनर बन गया तो अब वो भूल जा तू बच्चा था, अब तो तू थर्ड पार्टी के लिए भी जिम्मेदार है। और अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में भी लपेटा जाएगा तू। ओ तन्मय भाई गुस्सा नहीं करने का, अनलिमिटेड लायबिलिटी में भी लपेटा जाएगा। थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा नहीं होगा? ये लिख दी बात, थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। मजेदार बात ये है भैया, ओ भाई, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गर्म कभी नरम, कब से लायबल होगा? ये लो भाई केस दिखाता हूं तुम्हें। एक फर्म रजिस्टर्ड हुई बाबू 2010 में। कब रजिस्टर्ड हुई? उस फर्म का नाम था पीछे देखो पीछे, पीछे देखो पीछे। 2010 में रजिस्टर्ड हुई। बच्चे का एडमिशन हुआ कब? 2015 में। बच्चा बड़ा हो गया तुम्हारे साल जनवरी में, 1 जनवरी को 18 साल का हो गया। तो 6 महीने मिलेंगे उसे ये डिसाइड करने में कि मैं क्या बनूंगा। अरे अरे चप्पल कहां मेरी? 6 महीने बड़ा नहीं हुआ। ये कौन से 1 जनवरी, कौन सा 1 जनवरी, कौन से साल का? तुम्हारे साल का कोई भी मान लो यार, है ना। ये वाला साल मान लो जो चल रहा हमारा। तो 1 जनवरी को वो 18 साल का हो गया। उसके पापा ने पूछा कितने दिन सोचने में लगाएगा? उन्होंने कहा पापा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है 6 महीने तक सोच सकते हो। 6 महीने सोचूंगा मैं कि आपको। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा वो। नहीं, माइनर वाले बेनिफिट्स क्यों मिलेगा जब माइनर है ही नहीं वो भी, है ना। कोई उसकी गलती है। अब 6 महीने में सोचेगा? हाँ, 6 महीने में सोचेगा नहीं सोचेगा? जब 6 महीने में सोचेगा तो उसने सोचा कि मैं पार्टनर बनूंगा, मैं पार्टनर। मसला ये है कि जब वो पार्टनर बनेगा तो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। तो वो जब वो एडमिशन इस डेट से जब वो बड़ा हुआ तब उसे लायबल होगा। जब उसने ये डिसाइड किया, मान लो उसने डिसाइड किया 30 मई को, तब से वो लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। या जब वो एडमिट हुआ था तब से लायबल होगा, या जब वो रजिस्ट्रेशन हुआ था फर्म का तब से लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। जो उधारी चल रही होंगी, अगर कोई पुरानी उधारी चल, कब से लायबल होगा? एक बालक कह रहा है जब से एडमिट हुआ, यानी 2015 से। भैया 2015 से जब उसने पार्टनरशिप एक्सेप्ट करी तो 1 जनवरी से, या फिर 30 मई से जब उसने कहा मैं बनने को। 30 मई से बिल्कुल सही जवाब नहीं है, 1 जनवरी से। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं क्या?
जब डिसाइड किया 30 मई, अरे नहीं भाई 1 जनवरी से, बिल्कुल सही जवाब नहीं निकला। तेवर दिया, ये सुनने से पहले आसमान क्यों नहीं फट गया? न्यू पार्टनर इज लायबल टू थर्ड पार्टी फ्रॉम अक्टूबर 2015। लॉ ने बहुत ज्यादती करी बच्चे के साथ। बच्चे को कायदे में लायबल होना चाहिए था जब वो 18 का हो जाए। हाँ, बहुत गलत किया। मेरे हिसाब से लॉ होना चाहिए था 1 जनवरी से, लेकिन क्या करें, हम अपनी अकल नहीं लगा सकते। जज हमसे काफी ऊंचे दर्जे के हो गए, तो जज ने माना जब से बच्चा एडमिट हुआ है तब से अगर कोई उधारी चल रही होगी तब से बच्चा लायबल है। तो चेक कर लेना, पापा की पुरानी उधारी इतनी तो नहीं है कि तुम्हें लपेट लिया, तुम्हें घर से देना पड़ जाए। अगला सवाल, अब बच्चा बन गया तन्मय। तन्मय कह रहा है पिताजी गए तेल लेने, पिताजी का बिजनेस गया तेल लेने, मैं खुद करके दिखाऊंगा। मम्मी को वादा किया था कि अपने बाप के टुकड़ों पे नहीं पड़ना है ना, जो करना है अपने दम पे करना है। सीए बन के दिखाऊंगा, अपना खुद का बिजनेस करके दिखाऊंगा। एक दिन पिताजी को दिखा दूंगा कि आपका बिजनेस होने ना होने से मेरे अस्तित्व पे कोई फर्क। लो भाई, हिंदी फिल्मों की तरह आग, सीने में जलन, एसिडिटी, इनो की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, जैसे हमने कहा यू आर मोस्ट वेलकम। 6 महीने में क्या कह दिया भाई ने, मैं नहीं बन रहा पार्टनर। जब तुमने 6 महीने में पार्टनर बनने से मना कर दी, सबसे ज्यादा दिक्कत होगी पड़ोसियों को। भाई अरे तू तो अपने पापा की कुर्सी बैठ गया होगा, भाई तू तो पापा की कुर्सी बैठ गया होगा, पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस है भाई, तुझे कुछ करने की जरूरत, तुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो तुमने इस धब्बे को या पड़ोसियों के इस, है ना, लाछन को करने के लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। तुम दुनिया को बताओगे कि तुमने दुनिया से विपरीत डिसीजन लिया और मैंने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन, नॉट टू बिकम द पार्टनर। अच्छा 6 महीने तक तुम असली सवाल तो ये भाई तन्मय, 6 महीने तक तुम चुप रहे, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, गाना बचा। तो जज ने बोला खामोशी का मतलब हाँ है। तू मना ही नहीं कर पा रहा, इसका मतलब तू पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर ले, पार्टनर बन जा। ठीक है, अब जो तुम पूछे थे ना वो वाली बात, जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक राइट्स एंड लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी टिल द डेट ऑफ, जो तुम्हारे राइट्स एंड लायबिलिटी चल रहे थे ना वो कंटिन्यू रहेंगे। और आखिरी बात, अगर तुम कह रहे हो कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो भाई अब तुम्हारा ये वाला राइट जिंदा हो जाता है। ये वाला पापा को और पापा के पार्टनर्स को नोटिस फेंक के मानना, स्यू कर देना अपने हिस्से के लिए। अगर तुम्हें शक है पापा के ऊपर कि मेरा हिस्सा पापा क्या नहीं कर रहे, नहीं दे रहे या गलत निकाल रहे हैं, तो केस कर देना। समझ में आ गई बात? बोलो भाई। अब इन बातों को बहुत ही प्यार से, जो मैंने तुम्हें डायग्राम बनाया, नोट तो कर लिया, इन बातों को बहुत ही प्यार से एक एक करके पढ़ लो। जो मैंने बनाया आईसीआई ने मजे ले लिया, आईसीआई ने उसको ऐसे लिखा, राइट्स एंड लायबिलिटी का नाम देकर। पढ़ना जरा। शेयर मिलेगा, बुक्स चेक कर सकता है, जब वो फर्म छोड़ के जाएगा तो स्यू भी कर सकता है। उसका राइट है 6 महीने में डिसाइड करेगा कि पार्टनर बनना है नहीं बनना, है ना, राइट। अगर वो पार्टनर नहीं बनता तो क्या होगा, ही इज नॉट, देन हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द पब्लिक नोटिस के बाद उसका शेयर क्या नहीं रहेगा, लायबल नहीं रहेगा, उसको जाते टाइम पर पैसा देना पड़ेगा। लायबिलिटी क्या है? अरे बाबू लायबिलिटी बिफोर जो मैंने बताया, शेयर जिम्मेदार रहेगा उसका, वही 5% है ना, फर्म के डेट के लिए भी, लेकिन उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी। माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दोगे क्या? नहीं। लेकिन अगर फर्म की इंसॉल्वेंसी पे वकील आया तो वकील क्या 5% छोड़ देगा सेट रियलाइज करने के बाद? नहीं, वो 5% भी वो लेके जाएगा। उसका शेयर क्या होगा, ऑफिशियल असाइनी को चला जाएगा। मेजॉरिटी के बाद क्या होगा भाई, 6 महीने में डिसाइड कर लेगा कि पार्टनर बनना है नहीं बनना। अगर वो पार्टनर नहीं बनता तो क्या होगा, पब्लिक नोटिस देगा,
ठीक है ना। और अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया 6 महीने में तो क्या माना जाएगा? पार्टनर माना जाएगा। पढ़ा दिया ऊपर डायग्राम बना के, है ना। फिर लायबिलिटी में आता है आफ्टर मेजॉरिटी में, व्हेन ही बिकम पार्टनर, जो कह रहा है कि मैं पापा की फर्म में पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। पर्सनल लायबल जो थर्ड पार्टी, दुख दर्द पीड़ा क्या है? सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट, यानी कि कौन सा ईयर बाबू? 2015। यही है सबसे बड़ा दुख दर्द पीड़ा। उसका शेयर क्या रहेगा? सेम रहेगा जो माइनर का था, जब तक कि पीएसआर चेंज ना हो। और वो बन गया तन में, नहीं कर रहा मैं अपने पापा की फर्म ज्वाइन, तो राइट्स एंड लायबिलिटी कंटिन्यू अंटिल द पब्लिक नोटिस। मतलब ये वाली की 5% ऑफिशियल असाइनी के पास चला जाएगा, डेट में भी लग जाएगा, ये तो लायबिलिटी है ना। ऐसी वाली घर से नहीं देना, ये लायबिलिटी नहीं है, पर जो तुम्हारा शेयर है वो तो जिम्मेदार है ना थर्ड पार्टी के लिए, उधारी के लिए। हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस, वो पैसा तुम्हें पूरा मिलेगा। वो स्यू कर सकता है पापा के ऊपर अगर उसे शक है कि पापा उसके अकाउंट्स क्या नहीं कर रहे, सही नहीं बना रहे, तो जाते टाइम पे वो स्यू कर सकता है। ठीक है। एक चीज और पढ़ा दो बस, ये भी हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे आसानी से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दूं बस, अभी कुछ ज्यादा टाइम थोड़ा होगा, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना और एग्जाम में आता है। वो ये भाई, किसी भी पार्टनर को तुम पकड़कर और धक्का देकर बाहर, अब मैं कह दूं इसको निकाल दो क्लास से, है ना। अगर मैं कह दूं इसको क्लास से निकाल दो क्लास से, तो ये क्या बोलेगा? नहीं। क्या बोलेगा? क्या नहीं? नहीं, ये नहीं बोलता बच्चा। क्या बोलेगा? हाँ, नहीं ये भी नहीं बोलता बच्चा। बच्चा बोलता कि सर ठीक है मैं कल से नहीं आऊँ क्लास में, पर मेरी गलती बता दो। जैसे किसी का हम कहते हैं ऑनलाइन एक्सेस कैंसिल कर देंगे, तो बच्चा क्या सर ऑनलाइन एक्सेस कैंसिल कर दूंगा, मैं अगर कोई क्लास छूट गई तो वो वीडियो कैसे देख पाऊंगा, मुझे बता दो तो मैंने गलती क्या करी है। तो जज ने बोला ऐसे ही किसी भी पार्टनर को एक्सपल्जन मतलब होता है धक्के मारकर बाहर निकाला नहीं जा सकता, नहीं निकाल सकते, कतई नहीं निकाल सकते ओ भाई, जब तक कि 5 बातें पूरी ना हो। कितनी बातें पूरी ना हो? 5। यानी किसी भी पार्टनर को धक्के मारकर बाहर निकाला जा सकता है अगर कितनी बातें पूरी हो? कितनी बातें पूरी हो? पर वो 5 बन जाएंगी अभी, और पांचों के पांचों क्या आएंगी? प्लस में। कैसे होंगी बाबू? प्लस में। 5 बातें अगर एक साथ पूरी होंगी तो किसी पार्टनर को धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं। पहली बात, आपने ये डीड में लिखा हो, कहां लिखा हो? डीड में लिखा हो कि अगर किसी भी पार्टनर को किसी भी परिस्थिति में धक्के मारकर निकालने की जरूरत पड़ रही है तो नाराज मत होना, निकाला जा सकता है। फिर जज ने बोला कैसे निकालोगे? गुट बनाना पड़ेगा। गुट मतलब मेजॉरिटी इकट्ठी करनी पड़ेगी, यानी कि अगर 10 पार्टनर है तो 6 बोलेंगे निकाल दो। यानी मान लो अगर हम क्लास में 10 लोग हैं और इसको निकालना है क्लास से बाहर, तो कितने बोले? 2 से नहीं निकलेगा ये। नहीं, अगर 10 लोग कितने बोलेंगे? 6 बोलेंगे भाई इसको निकाल दो। पहली बात डीड में लिखी हो नीचे। दूसरी बात मेजॉरिटी मिलके धक्के मार के निकालेगी। और सबसे खतरनाक बात, ऐसा नहीं मेजॉरिटी इकट्ठी हो गई तो फिर तो तुम क्या बना लोगे? ग्रुप बना लोगे अपना। भाई 10 जने थे, 7 ने ग्रुप बना लिया, 3 अलग लोग थे, तो 7 मिलके 3 को क्या कर देंगे? धकेल देंगे। यही तो होता है, स्कूल में भी ये होता है, टीम में भी ये होता है, इसको नहीं खिलाएंगे। तो उसे धक्के मार के निकालने का कारण गुड फेथ होना चाहिए। यानी गुड फेथ मतलब अच्छाई के लिए, भलाई के लिए।
उसको जो एक्सपेल कर रहे हो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा इसका एक्सपल्जन, उसका धक्के मार के निकाले जाना फर्म की बाबू भलाई है, भलाई। अब जज साहब से हमने पूछा, जज साहब भलाई कैसे प्रूफ होगी? जज ने कहा भलाई प्रूफ होती है 3 काम से। पहला, उसको धक्के मार के निकाले जाना फर्म के हित में होना चाहिए। तुम्हें यह प्रूफ करना पड़ेगा फर्म के पार्टनर्स को भी, जो निकाला जा रहा है उसको भी, और अगर जिसको निकाला जा रहा है वो केस कर दे तो कोर्ट को भी, कि इसको निकालना क्या है फर्म की भलाई में। जैसे ये पढ़ता है नहीं, मजे ज़्यादा लेता रहता है, पड़ोसी को भी डिस्टर्ब करता है कि नहीं बात, फालतू की बातें करता रहता है, समझ गए? तो खाली मैं परेशान नहीं हूं, बाकी सारे बच्चे परेशान है कि भाई इसको भाई क्या कर ले सर, इसको अलग ही पढ़ा दो, आप क्लास से निकाल दो, होगा ना, ब्लैक लिस्ट कर दे तुम्हें पूरी क्लास। तो ये सभी स्टूडेंट के हित में है। कोर्ट में प्रूफ कर दिया। फिर ऐसा नहीं है तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया, ओए कल से बताइए, दिखमत जी हो या कल से बताइए, नहीं, तुम्हें प्यार भरा नोटिस जाएगा। क्या जाएगा? और फिर तुम्हारे साथ गाना गाया जाएगा, एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी किसके लिए? जीने के लिए। एक मुलाकात जरूरी जीने के लिए, तुम्हें से एक मुलाकात की जाएगी ताकि तुम जी सको इस बोझ के साथ कि मेरे निकालने का कारण क्या है। इस बोझ के साथ नहीं, या इस भ्रम में नहीं, अबे ऐसे ही निकाल दिया, मेरी गलती नहीं थी, नहीं, गलती बताएंगे तुम्हें। तो गलती बताने के लिए तुम्हें नोटिस जाएगा, और नोटिस में लिखा होगा इस दिन आके मिल लेना भाई हमसे। फिर हम तुझे बताएंगे कि तुझे निकालना क्यों फर्म के हित में है। कितनी बातें हो गई? 5। डीड में लिखी होनी चाहिए, पहली बात डीड में। दूसरी बात मेजॉरिटी। तीसरी बात फर्म के हित में। चौथी बात नोटिस। और 5वीं बात एक मुलाकात जरूरी है जीने के लिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका, मुलाकात मिलेगी तुम्हें यह प्रूफ करने के लिए मिलेगा कि तुम्हें क्यों ना निकाला जाए। हम बताएंगे तुझे इसलिए निकाला जा रहा है, तुम हमसे ये लड़ लेना, हम मुझे क्यों ना निकाला जाए। ये भी तो ऐसे करता था, वो भी तो ऐसे करती थी, है ना, इस तरीके से तुम बोल सकते हो। ये लिखी बात। तो जाओ बाबू 14 पढ़ो जल्दी। क्वेश्चन है ये बल्कि, है ना। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन हो गया। मान लो यही क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में, तो क्वेश्चन में यही आएगा, कंसिडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एंड वेदर दे कैन एक्सपेल द पार्टनर। क्या वो पार्टनर को निकाला जा सकता है, नहीं निकाला? समझे क्वेश्चन? पहले क्या लिखेंगे? प्रोविजन। फिर क्या लिखेंगे? एनालिसिस। फिर क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। तो बताओ। प्रोविजन में, अरे निकम्मो, प्रोविजन में क्या लिखोगे? 33, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले लिखोगे 33। इसमें बताओ निकालेंगे नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? नहीं नहीं नहीं, फर्म के इंटरेस्ट की बात नहीं, नोटिस नहीं दिया उसे। तो इस वाले पॉइंट से कि अगर उसे नोटिस नहीं दिया गया है, अगर उसे नोटिस नहीं दिया गया, चौथे पॉइंट में नोटिस नहीं दिया, तो फिर नहीं निकाल सकते। ठीक है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी तो भी नहीं निकाल सकते, नोटिस नहीं दिया तो भी नहीं निकाल सकते, मेजॉरिटी नहीं है तो भी नहीं निकाल सकते, डीड नहीं है तो भी नहीं निकाल सकते। तो देखो क्या लिखी है बात। ये हो गया बाबू क्या? प्रोविजन। है ना। फिर इसमें एनालिसिस हम ऐड करेंगे। है ना, एनालिसिस ऐड करेंगे। इन द प्रेजेंट केस एबीसी लिखेंगे, और ये क्या होगा भैया? कंक्लूजन। एक लाइन का। आईसीआई के सॉल्यूशन में एक गलती है, आईसीआई के सॉल्यूशन में से एक ही गलती है, क्या? एनालिसिस नहीं दी। तो एग्जाम में गलती मत करना है। जब तुमसे वो पूछ रहा है ए और सी के बारे में, एबीसी के बारे में, तो एनालिसिस में बताओगे ना इसमें क्या हुआ। देखा लिखा है, एज पर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड। किसी भी पार्टनर को फर्म से आप निकाल नहीं सकते, है ना, अनलेस कि वो मेजॉरिटी और गुड फेथ के द्वारा ना हो। 10, पावर ऑफ एक्सपेल्जन कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड बिटवीन द पार्टी।
इट कैन बी डन बाय द मेजॉरिटी एंड इन गुड फेथ। गुड फेथ में भी क्या लिखना पड़ेगा, 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो आयशा ने गलती क्या करी, वो 3 पॉइंट नहीं लिखे, ठीक है ना, राइट। अगर तीनों कंडीशन एक साथ पूरी नहीं होती, एक्सपल्जन क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है, इसलिए एक्सपल्जन वॉइड होगा, उसे निकाल नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ का जब हमने टेस्ट किया तो उसे नोटिस नहीं दिया गया था, एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर बी इज नॉट वैलिड। बोलो भैया रे, ए बाबू बोलो, समझ की बात है ना। तो आज का होमवर्क क्या है, उसको फिर हम क्लास में, है ना, तुम मुझे भेजोगे तो मैं बताऊंगा इस बार तुमने अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है। हाँ नहीं, तुमने सही लिखा था। मैं प्रोविजन कॉपी करा था, अपने हाथ से लिखो, चाहे बुक से देख के लिख लो, शुरू शुरू में कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट बता रहा हूँ, ये तीसरा ग्रुप पर लिखकर भेजेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। क्या पार्टनर को एक्सपेल किया जाता है ना। और दूसरा आंसर, क्या फैक्टर हम माइंड में रखते हैं, ये तो आंसर ऑटोमेटिकली प्रोविजन में आ ही जाएगा। क्या माइंड में रखा जाता है एक्सपेल्जन करते टाइम पर, 5 बातें क्या माइंड में रखा जाता है। तो यही प्रोविजन पूछ लिया, तो दूसरे पॉइंट को तुम कह सकते हो इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रोविजन, या शॉर्ट में लिख सकते हो। तो तुम्हें ये, हाँ शॉर्ट में लिख देना, एज डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर 1 these 5 points are covered for the take into consideration for expulsion of the partner। तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, ग्रुप में ईमानदारी से भेजना भाई, ग्रुप में भेजना ईमानदारी से, हाँ ठीक है, राइट। क्या लिखोगे, 33 लिखना, फिर एनालिसिस लिखना, एक लाइन में बता देना हाँ या ना। चलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ में ग्रुप पे भेजेंगे, अपने ग्रुप पर ऑनलाइन वाले। टाटा बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है बढ़िया से नंबर आएंगे तुम्हारे, पार्टनरशिप में पूरे में से पूरे नंबर कवर होंगे।